अब बात आती है राजनीतिक दलों की विशेषताओं या राजनीतिक दलों के प्रमुख तत्वों की। उपयुक्त परिभाषाएं जो अभी हमने विभिन्न विद्वानों के बारे में जानी या विभिन्न विद्वानों की कुछ परिभाषाओं का भी हमने अध्ययन किया, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों की कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे संगठन। अर्थात संगठन से हमारा तात्पर्य होता है कि राजनीतिक दल के अपने संचालन के लिए कुछ लिखित एवं अलिखित नियम होते हैं या उनके कार्यालय होता है तथा उनके कुछ पदाधिकारी भी होते हैं। ये दल अपने सदस्यों को अनुशासित रखते हैं। यदि किसी दल में संगठन का अभाव होगा तो दल के जो समर्थक या अनुयायी हैं वो एक दल के स्थान पर भीड़ के रूप में नजर आएंगे और राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वास्तव में देखा जाए तो संगठन ही राजनीतिक दल की शक्ति का रहस्य है। राजनीतिक दलों की दूसरी विशेषता है कि इनमें मूलभूत सिद्धांतों की एकता पाई जाती है। दल व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसके सदस्य सार्वजनिक प्रश्नों या मुद्दों पर एक जैसे समान विचार रखते हैं। यदि किसी दल के किसी सदस्य का किसी विशिष्ट मुद्दे पर राजनीतिक दल के मुद्दे के जो विचार से पृथक विचार होता है तो वह सामान्यतः अपने आप को उस दल से पृथक कर लेता है। इन प्रश्नों की बारीकियों पर या मुद्दों पर उन सदस्यों में मतभेद हो सकता है, लेकिन वे सब मौलिक सिद्धांतों पर एकमत होते हैं। सिद्धांतों की एकता ही दल को ठोस आधार प्रदान करती है। दलों की तीसरी विशेषता होती है कि ये संवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हैं। अर्थात राजनीतिक दल अपने लक्ष्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति अथवा कार्यक्रमों या नीतियों की क्रियान्विति के लिए क्रांति या हिंसा का सहारा नहीं लेते, अपितु संविधान की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए संवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हैं। स्वयं को चुनावों में उतारते हैं, अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाते हैं और तत्पश्चात संख्या बल के आधार पर सत्ता हासिल करके अपने कार्यक्रमों की क्रियान्विति करते हैं। राजनीतिक दलों की अगली विशेषता मानी जाती है कि ये राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का प्रयास करते हैं। देखा जाए तो राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो उच्च आदर्शों से प्रेरित होता है और जिसके कार्यक्रमों और नीतियों में देश के विकास और देश के हित की बात प्रमाणित होती है, न कि क्षेत्रीय अथवा सांप्रदायिक। यद्यपि आज के समय में भारत जैसे देशों में तो क्षेत्रीय या स्थानीय दलों का भी गठन होने लगा है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये सार्वभौमिक विकास या हित की बात करते हैं, न कि वैयक्तिक मामलों की। अब तक हमने राजनीतिक दलों के बारे में जाना कि राजनीतिक दल क्या हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, उनसे हमारा अभिप्राय क्या है और राजनीतिक दलों की विशेषताएं क्या हैं। किंतु यदि देखा जाए तो वास्तव में सबसे पहला प्रश्न यह होना चाहिए कि राजनीतिक दलों की उत्पत्ति क्यों और कैसे होती है। तो राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ विभिन्न आधार मौजूद हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक आधार। अनेक बार दलों का निर्माण मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है। कुछ व्यक्ति प्राचीनता से चिपके रहना पसंद करते हैं और वे क्रांतिकारी परिवर्तन को पसंद नहीं करते, जबकि दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें इतिहास से नहीं अपितु वर्तमान और भविष्य से लगाव होता है और वे निरंतर परिवर्तन को ही प्रगति का माध्यम जानते हैं। इस प्रकार समान विचार वाले व्यक्ति राजनीतिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न दलों में संगठित हो जाते हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक कारणों को 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहले वे व्यक्ति जो प्राचीन संस्थाओं एवं रीति रिवाजों में वापस लौटना चाहते हैं, उन्हें प्रतिक्रियावादी कहा जाता है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जो वर्तमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते, इन्हें अनुदारवादी कहा जाता है। तीसरे प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जो वर्तमान परिस्थितियों में सुधार करना चाहते हैं, उन्हें उदारवादी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान संस्थाओं का उन्मूलन चाहते हैं, उन्हें उग्रवादी या
रेडिकलिस्ट कहा जाता है। इस प्रकार जैसा लोगों का स्वभाव होता है वैसे ही राजनीतिक दलों की उत्पत्ति या निर्माण होता है। राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का अगला कारण है कि परिवेश का प्रभाव। दलों के निर्माण में वातावरण और आसपास के परिवेश का भी योगदान होता है। जैसा कि कहा जाता है कि जिस परिवेश में बालक रहता है उसका प्रभाव व्यापक रूप से उसके मानस पर पड़ता है और वह वैसा ही बनता है। साम्यवादी परिवेश में पला बड़ा बालक आगे चलकर उसी दल का अनुयायी होता है, जबकि इंग्लैंड जैसे देशों में आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्य अनुदारवादी दलों के कार्यक्रमों में परंपरागत रूप से भाग लेते हैं और उस दलों की सिद्धांतों और कार्यक्रमों में आस्था व्यक्त करते हैं। आज के समय में राजनीतिक दलों के निर्माण का एक अन्य आधार भी सामने आया है जिसे धार्मिक आधार कहा जाता है। अनेक दल धार्मिक आधार पर भी बनते हैं। ऐसे दलों का मुख्य उद्देश्य अपने धर्म के अनुयायियों की रक्षा करना होता है। यूरोपीय देशों में कैथोलिक दलों का निर्माण इसी आधार पर हुआ और भारत में भी जैसे मुस्लिम लीग, अकाली दल, हिंदू महासभा आदि के निर्माण का भी यही आधार था। आर्थिक कारणों को भी राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का एक कारण माना जाता है। दलों के निर्माण का आर्थिक आधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक कार्यक्रम के अभाव में कोई भी दल अधिक समय तक राजनीतिक क्षेत्र में टिका नहीं रह सकता। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय महत्व तभी प्राप्त हो सकता है जब उनके पास आर्थिक कार्यक्रम हो। शिक्षित जनता पर तो आर्थिक नीतियों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। एक सामान्य आर्थिक कार्यक्रम द्वारा ही राजनीतिक दल समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य उत्पन्न करने की चेष्टा करता है। राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का अन्य कारण होता है नेतृत्व। प्राय राजनीतिक दल अपने सर्वोच्च नेता के व्यक्तित्व की प्रतिछाया होता है। उनका नेता जिन आदर्शों को आगे बढ़ाना चाहता है, अनुयायी उन सिद्धांतों या आदर्शों पर उन्हीं के सांचे में ढलते चले जाते हैं, क्योंकि दल में प्रत्येक व्यक्ति न तो विचारशील होता है और न ही उसमें तार्किक बुद्धि होती है। ऐसे करिश्माई नेताओं के कारण दल एक व्यक्तित्व के रूप में सामने आने लगता है। विचारधारा के आधार पर भी राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। राउसेक नामक विद्वान का कहना है कि एक राजनीतिक आंदोलन को जीवित रखने के लिए विचारधारा का होना अति आवश्यक है। विचारधारा की अनुपस्थिति में राजनीतिक आंदोलन अंधकार तथा अनिश्चितता में ही छलांग लगाता रहता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा में आम सहमति के दल के सदस्यों को आपस में जोड़ा जाता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो 1977 में गठित जनता पार्टी के सदस्यों को आपस में जोड़ने वाली कोई ऐसी विचारधारा नहीं थी, किंतु उन्हें एक समान आधार पर जोड़ा गया था। लॉर्ड ब्राइस का यह कहना है कि प्रत्येक जनसमुदाय में विभिन्न विचारों के लोग पाए जाते हैं। इनमें से कुछ विचार परस्पर विरोधी होते हैं। इन विचारों का प्रतिपादन करने वाले व्यक्तियों में से कुछ नेता बन जाते हैं और अन्य नागरिक उनका अनुमोदन और समर्थन करने लगते हैं। आगे चलकर इन्हीं लोगों से संगठित राजनीतिक दल बन जाते हैं। इन दलों का मनोवैज्ञानिक आधार मनुष्य की 4 प्रवृत्तियां लॉर्ड ब्राइस ने बताई हैं, जैसे सहानुभूति, अनुकरण, प्रतिरोध और प्रतिस्पर्धा। इस प्रकार इन्हीं कारणों से व्यक्ति समूह सामान्य नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पृथक संगठन बना लेते हैं।